जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस सेट को आप रोजाना कीजिए और पूरा करिए, क्योंकि दोस्तों इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोजाना विद एक्सप्लेनेशन के साथ करवाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपकी एसएससी जीडी का 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लगभग 40,000 वैकेंसी इस बार कुल आई है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है, आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और हमारे साथ क्लास में रोजाना जरूर जुड़िए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी जीके जीएस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सिनेमा जगत के क्षेत्र में। दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा सिनेमा जगत का पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। दोस्तों, वर्ष 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही ये 1969 में जो पहली बार दिया गया था वो देविका रानी जी को दिया गया था। साथ ही दोस्तों, 2010 में ये पुरस्कार विनोद खन्ना जी को भी दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ऑप्शन बी, सिनेमा जगत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, बात करें अगर हम पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसको अमेरिका देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं दोस्तों, बात करें चिकित्सा की। दोस्तों, चिकित्सा में बीसी राय पुरस्कार, दोस्तों बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है और वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं दोस्तों, बात करें अगर हम सामाजिक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो भीमराव अंबेडकर पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, चारों ही यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, एक आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वहीं बात करें पुणे में, तो पुणे में कौन सा मुख्यालय स्थित है, तो इसमें हो जाएगा भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। कौन सा दोस्तों, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। वहीं बात करें चेन्नई में, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान ये चेन्नई में स्थित है। कौन सा दोस्तों, चमड़ा अनुसंधान ये चेन्नई में स्थित है। वहीं दोस्तों, बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान स्थित है। चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नई दिल्ली में हो जाएगा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। वहीं दोस्तों, पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला अनुसंधान, चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान और बेंगलुरु में हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। दोस्तों, चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी से। दोस्तों, राधा रेड्डी अगर आपसे पूछे तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। वहीं दोस्तों, बात करें कुछ और नर्तकों की जो कुचिपुड़ी से संबंधित है, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री। दोस्तों, पिछली बार जीडी में पूछा गया था, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, तो वो कुचिपुड़ी से हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे रेड्डी के नाम से अगर पूछता है तो आपको उसका आंसर कुचिपुड़ी ही करना है, क्योंकि दोस्तों रेड्डी रूट वर्ड ये कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। वहीं दोस्तों, बात करें कथक से, तो कथक से बड़ा नाम हो जाएगा
प्रेरणा श्रीमालिका, बिरजू महाराज का और कुमुदनी लाखिया का, ये सभी कथक से संबंधित है। वहीं दोस्तों मणिपुरी से झावेरी बहनें, कौन दोस्तों? झावेरी बहनें। अगर आपसे पूछता है कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो वो मणिपुरी से हो जाएगा। वहीं दोस्तों विपिन कुमार, अगर आपसे पूछता है विपिन कुमार का संबंध किससे है, तो वो भी मणिपुरी से है। वहीं दोस्तों ओडिसी से अगर आपसे पूछता है तो सुजाता महापात्र, दोस्तों अगर आपसे सुजाता महापात्र पूछे तो वो ओडिसी से संबंधित है। केलुचरण महापात्र, अगर आपसे महापात्र रूट वर्ड पूछता है तो आपको उसका आंसर ओडिसी करना है। फिलहाल में हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? दोस्तों भारत के 9 राज्य, दोस्तों ये तटरेखा वाले राज्य हैं और इनमें जो सबसे छोटी सीमा बनाता है वो गोवा राज्य बनाता है। दोस्तों भारत के कुल 9 राज्य तटरेखा से सीमा बनाते हैं। वहीं दोस्तों जो भारत के कुल राज्यों की सीमा बनती है तटरेखा से वो लगभग 6100 किलोमीटर बनती है। दोस्तों अगर हम इसमें द्वीपों को और सम्मिलित कर ले तो यही लगभग 7516 किलोमीटर हो जाती है। वहीं दोस्तों सबसे कम जो तटरेखा वाला राज्य है वो गोवा राज्य है, लगभग 131 किलोमीटर की ये तटरेखा सीमा बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो गुजरात राज्य बनाता है, लगभग 1600 किलोमीटर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। अगर सबसे कम पूछे तो गोवा हो जाएगा, सर्वाधिक पूछे तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समय भारत में स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे और उधर इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। दोस्तों जो भारत ने यहाँ पर भारतीय जो कांग्रेस ने इसमें जो भाग लिया था वो 1931 के दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। वहीं दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो भीमराव अंबेडकर जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ इंग्लैंड में, द्वितीय 1931 में और जो तीसरा हुआ वो 1932 में हुआ। मात्र 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था और इसकी तरफ से महात्मा गांधी जी द्वारा इसमें भाग लिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहला नामक पुस्तक किस यात्री द्वारा लिखी गई है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लगभग एसएससी के हर एग्जाम में ये पुस्तक पूछी जाती है। दोस्तों रहला नामक पुस्तक ये इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों इब्न बतूता ये एक मोरक्को का यात्री था जो कि भारत में 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता ये मोरक्को देश से आया था और इन्हीं के द्वारा रहला नामक पुस्तक लिखी गई थी। दोस्तों बाद में 1343 में ये मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर बन गया था और इसको चाइना में भेज दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक इसकी हो जाती है। वहीं दोस्तों बात करें मेगास्थनीज की तो इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों इंडिका नामक इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। वहीं दोस्तों फिरदौसी के द्वारा शाहनामा पुस्तक, दोस्तों कौन सी पुस्तक? शाहनामा पुस्तक फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। लगभग हर एग्जाम में ये भी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको याद रखनी है। दोनों तीनों पुस्तकें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों चौसा का युद्ध कब लड़ा गया और
किस किसके मध्य लड़ा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1539 में। दोस्तों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध अगर हम बात करें तो 1539 में लड़ा गया था। दोस्तों इसमें जो विजय हुई थी वो शेर शाह सूरी की हुई थी और हुमायूं इसमें पराजय हो गया था। वहीं दोस्तों 1540 में एक दूसरा युद्ध हुआ था, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इसको भी शेर शाह सूरी ने जीता था और हुमायूं की इसमें हार हुई थी। दोस्तों कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं भारत से भाग गया था और ये लगभग अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पहुंच गया था। बाद में 1555 में ये वापस आता है और फिर से ये अफगानों को यहाँ से उखेड़ देता है और बाद में फिर से मुगल सल्तनत की यहाँ पर नींव पड़ जाती है। वहीं दोस्तों बात करें हम 1556 में तो पानीपत का द्वितीय युद्ध। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ। दोस्तों अकबर वर्सेस हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें अकबर की विजय हुई और हेमू की इसमें पराजय हुई। वहीं दोस्तों 1576 का एक ऐतिहासिक युद्ध है। दोस्तों 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। दोस्तों इसमें भी अकबर की ही विजय हुई थी, महाराणा प्रताप की उसमें पराजय हुई थी। चारों ही डेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, 1556 में यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों चारों ही डेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिपन को। दोस्तों रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वहीं दोस्तों बात करें हम कॉर्नवालिस की तो भारतीय पुलिस का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। वहीं दोस्तों लिटन ने दोस्तों भारत में जो प्रेस थी दोस्तों उसको बंद करवा दिया था और साथ ही में जो भारत में जो हथियार रखते थे हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाने वाला लिटन था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, आपको याद रखना है। कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस का जनक, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। दोस्तों लिटन ने भारत में जो प्रेस थी उसको बंद करवा दिया गया था और हथियार रखने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो भी लिटन के द्वारा ही लगाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका से। दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के देश से लिया है। दोस्तों आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। वहीं दोस्तों बात करें हम अगर आर्टिकल 64 की, दोस्तों आर्टिकल 64 में ये निहित किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में यही प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति भारतीय जो उच्च सदन है यानी राज्यसभा उसका पदेन सभापति होगा। वहीं दोस्तों बात करें आर्टिकल 67 की तो आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें आर्टिकल 66(1) की तो 66(1) में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। लगभग दोस्तों अगर आपको ये 2-3 आर्टिकल पता है उपराष्ट्रपति के बारे में तो आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का है। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो उसके बाद में लोगों के द्वारा मांगे रखी गई कि जो राज्य है उनको भाषा के आधार पर बनाया जाए। लेकिन दोस्तों उस समय जो सरकार ने निर्णय लिया तो उन्होंने ऐसा करने से मना किया और उन्होंने कहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, जैसे ही वो सिफारिश करेगा तो उसके आधार पर हम यहाँ पर जो राज्य है वो बनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जो आंध्र प्रदेश राज्य था उसका जो गठन हो गया था वो भाषा के आधार पर ही हो गया था। इसलिए दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और ये 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो फजल अली को बनाया गया था।
दोस्तों फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये 3 सदस्यीय जो आयोग थी बनाया गया था, इसमें कुल 3 सदस्य थे। और अगर बात करें हम 2 अन्य सदस्यों की, तो एक इसमें हृदयनाथ कुंजरू थे और एक के.एम. पणिक्कर थे। तीनों ही नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जो मोस्ट पूछता है वो फजल अली को पूछता है, क्योंकि फजल अली इसके जो आयोग के जो इसके अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? दोस्तों वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? लगभग किसी भी एसएससी का किसी भी फॉर्मेट का जो एग्जाम होता है, एसएससी जीडी होता है, एमटीएस होता है, सीजीएल होता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलता ही मिलता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 280। दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। बात करें अगर हम अनुच्छेद 356 की, तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति शासन है। अगर किसी राज्य में जो शासन है वो फेल हो जाता है, तो उसमें राज्यपाल की यहाँ पर अनुशंसा पर उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम अनुच्छेद 360 की, तो ये जैसे ही दोस्तों अगर कोई वित्तीय आपातकाल, वित्तीय जो हमारे देश पर संकट आ जाता है, तो ये वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। वहीं दोस्तों 352 में अगर कोई बाहरी अशांति के कारण, दोस्तों हमारे देश में कोई बाहरी आक्रमण के कारण अगर कोई यहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाती है, तो ये हमारे देश में फिर अनुच्छेद 352 लगाया जा सकता है। दोस्तों बात करें हम 356 की, तो ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और मणिपुर राज्य में लगाया गया है, लगभग 10-10 बार। दोस्तों आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश और मणिपुर में लगाया जा चुका है। 352 ये भी लगाया जा चुका है दोस्तों, लेकिन 360 का प्रयोग आज तक अभी हमारे देश में नहीं किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 360 अभी हमारे देश में आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वर्ष 1992 में। दोस्तों 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। दोस्तों अनाईमुड़ी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही दोस्तों ये केरल राज्य में पड़ती है। आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस राज्य में है, तो वो केरल राज्य में है। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम महेंद्रगिरी की, दोस्तों महेंद्रगिरी ये ओडिशा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों बात करें अगर हम डोडा बेटा चोटी की ऊंचाई की, तो लगभग 2637 मीटर की इसकी ऊंचाई है। वहीं दोस्तों अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है वो 2600 वो कितनी है दोस्तों? 2695 मीटर की इसकी ऊंचाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साबरमती नदी। दोस्तों अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं बात करें ताप्ती नदी की, दोस्तों सूरत शहर ये ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों यमुना से अगर हम बात करें तो दिल्ली शहर ये यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों गंगा नदी के तट पर हरिद्वार बसा हुआ है। वेरी वेरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं बात करें
कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था? काफी बार ये भी पूछ लेता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1973 में ये नारा दिया गया था और ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। हमारे देश की उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी के द्वारा ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और यह पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1973 में दिया गया था। काफी बार आपसे डायरेक्ट डेट भी पूछ ली जाती है, इसलिए डेट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर। दोस्तों, आपसे आरबीआई का पहला गवर्नर नहीं पूछा है, पहला भारतीय गवर्नर पूछा है, तो वो हो जाएगा सीडी देशमुख। दोस्तों, सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर रहे थे। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम आरबीआई के पहले गवर्नर की, तो वो ऑसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन जो भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। दोस्तों, वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांता दास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिसीकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों, पिसीकल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से, फूलों के अध्ययन से, कवकों के अध्ययन से, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मत्स्य पालन। दोस्तों, पिसीकल्चर का संबंध मत्स्य पालन के है। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या दोस्तों? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें कवकों का अध्ययन, तो इसको माइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको माइकोलॉजी बोला जाता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव होता है। दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव क्या होता है? 7 से कम होता है, 7 से ज्यादा होता है, 0 से 14 के बीच होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 से कम। दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम, या लवक एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, या फिर कोई नहीं? दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं, इसका आंसर क्या होने वाला है। साथ ही दोस्तों ये भी जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास में आपको थोड़ी सी भी कोई दिक्कत दिखी है तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसका यहाँ पर सॉल्यूशन करके और क्लास को और बेहतर बना पाए। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।